नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी अपने YouTube चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की यानी इंडियन इकोनॉमी। इस सब्जेक्ट से जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं हम आज से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इतिहास और आपका हिंदी है, पॉलिटी है, मैथ्स है, इन सभी टॉपिक्स पर थोड़े थोड़े वीडियोस हमने बनाए हैं। और आज का ये हमारा वीडियो जो है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे पहला वीडियो है और बिल्कुल हम शुरू से शुरू कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे इकोनॉमिक्स के वीडियो को लगातार देखिए ताकि आपके सभी सवालों के जो जवाब हैं आपको मिल जाएं और आने वाली परीक्षाओं की जो आपकी तैयारी है बहुत अच्छी हो। यकीन मानिए कि मैं जो ये सेगमेंट लेकर के आया हूं, मैंने उन्हीं विषयों को रखा है, उन्हीं टॉपिक्स को रखा है जो हमारी परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और पूरा अंत तक देखिए और साथ में अपने नोट्स भी बनाते रहें ताकि परीक्षा के समय आपको रिवीजन करने में किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि उनको भी जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पता चल सकें। तो चलिए आज की सेगमेंट की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है और अर्थशास्त्र क्या होता है और इन दोनों में फर्क क्या है और अब कैसे जानेंगे। तो चलिए एक डेफिनेशन से हम शुरू करते हैं। और डेफिनेशन क्या है कि अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं, सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने हाईलाइट कर दिया है आपको समझाने के लिए। और ये डेफिनेशन है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, यानी कि वस्तुओं का जो उत्पादन है, सेवाओं का जो उत्पादन है, उनका वितरण है, यानी कि उनका वितरण कैसे होता है, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, स्थानीय स्तर पर और विश्व स्तर पर, और उनका जो उपभोग है, क्योंकि वितरण के पश्चात ही क्या होता है, हम वस्तुओं को खरीद करके लाते हैं, उनको खाते हैं, उपभोग करते हैं। उपभोग का मतलब क्या, इस वस्तु का इस्तेमाल करना, यानी खाने वाली चीज लाएंगे तो खाएंगे और प्रयोग करने वाली चीज लाए हैं तो प्रयोग करेंगे। जैसे कोई पंखा लाए, अब पंखा तो खाएंगे नहीं तो पंखा का क्या करेंगे, उसमें करंट दौड़ा के हम उससे गर्मी में हवा लेंगे, आनंद लेंगे, तो क्या उपभोग है। तो इन प्रक्रियाओं का जो हम अध्ययन करते हैं वो हम अर्थशास्त्र के अध्ययन में करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी और जो चीजें ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए पहले सवाल की हम शुरुआत करते हैं और सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है, यानी अर्थशास्त्र का पिता किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अर्थशास्त्र का जो पिता कहते हैं वो एडम स्मिथ को बोलते हैं। बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा गया है। इनकी एक पुस्तक आई थी 1776 में, बड़ी ही फेमस पुस्तक है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि एडम स्मिथ द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक है। तो आप याद रखिएगा 1776 में ये पुस्तक आई थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस। तो याद रखिएगा दोस्तों, एडम स्मिथ की जो प्रसिद्ध पुस्तक आई थी वो आई थी द वेल्थ ऑफ नेशंस। और इसी पुस्तक में इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा था। किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। तो अगर आपसे पूछ ले कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान किसने कहा है, तो अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब कर लेते हैं कि अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण है कितने भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सारे विषयों को अध्ययन करने में बड़ी ही आसानी हो जाए ताकि उनको हम खंडों में बांट करके अध्ययन करें। इसीलिए अर्थशास्त्र को भी दो खंडों में बांटा गया है। और कौन कौन से वो दो खंड, तो आइए देखते हैं। पहला है व्यष्टि अर्थशास्त्र
और दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, दो भागों में बांटा गया है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। तो सबसे पहले अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात कर लें तो व्यष्टि से एक साउंड निकलता है व्यक्ति, और व्यक्ति एक होता है, अकेला होता है, सिंगल यूनिट होती है। और समष्टि से साउंड निकलता है समष्टि, यानी सबको शामिल कर लिया जाए, उसमें बहुत सारे लोगों को शामिल कर लिया जाए। यानी कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्या कहा जाता है दोस्तों? सूक्ष्म अर्थशास्त्र। और इसमें हम एक इकाई का अध्ययन करते हैं। एक इकाई यानी कि एक व्यक्ति भी हो सकता है, एक कोई उपक्रम भी हो सकता है, कोई एक फर्म भी हो सकती है, कोई एक परिवार भी हो सकता है, कोई एक कंपनी भी हो सकती है, कोई एक उद्योग होगा। लेकिन सभी दुनिया के उद्योगों को शामिल कर लें तो उसको हम किस में रखेंगे? तो उसको हम समष्टि अर्थशास्त्र में शामिल कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र समझ में आया होगा। तो समष्टि में क्या शामिल करेंगे कि जैसे कि इसको कहा गया है वृहद अर्थशास्त्र, यानी व्यापक पैमाने पर। मान लीजिए हम किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, विश्व की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम किसकी बात करेंगे? तो हम समष्टि अर्थशास्त्र की हम बात करेंगे। और इसमें क्या आ जाती है? किसी देश की राष्ट्रीय आय को आप गणना कर रहे हैं, आर्थिक विकास की गणना कर रहे हैं, गरीबी। अब देखिए गरीबी जो है वो कोई एक व्यक्ति की तो होती नहीं है, गरीबी जो है पूरे संसार की एक परेशानी है। तो इसका अध्ययन किस स्तर पर करेंगे? समष्टि स्तर पर करेंगे, व्यापक स्तर पर करेंगे। मौद्रिक नीति, आप जानते हैं मौद्रिक नीति कौन बनाता है? आरबीआई बनाता है। तो अगर मौद्रिक नीति की हम बात करेंगे तो वो भी हम किसकी बात करेंगे? सरकारी बजट। बजट आप जानते हैं हर साल आता है, भारत का भी बजट आता है और दुनिया का हर देश अपना एक बजट पेश करता है। तो ये सब किसमें हम शामिल करेंगे दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र में इन चीजों को हम शामिल करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए वैसे तो देखा जाए अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था दोनों एक ही है, मगर इसमें थोड़ा मूलभूत फर्क है। जैसे कि विज्ञान और तकनीकी में क्या फर्क है? विज्ञान सिद्धांत बनाता है और जो तकनीकी होती है वो व्यवहारिक रूप से विज्ञान द्वारा बनाए गए सिद्धांतों को प्रूव करता है, करके दिखाता है। यही फर्क अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में है। अर्थशास्त्र क्या करता है कि आर्थिक गतिविधियों से जो संबंधित सिद्धांत होते हैं और जो नियम होते हैं उनको क्रिएट करता है। कि जैसे हमने सिद्धांत दे दिया कि जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो गरीबी समाप्त होती है। जब व्यक्ति के पास पैसा आता है तो गरीबी खत्म होती है। जाहिर सी बात है पैसा आएगा गरीबी खत्म हुई। लेकिन ये तो हो गई सैद्धांतिक बात। लेकिन अगर इस बात को प्रूव करना हो, दिखाना हो तो क्या करेंगे? हम किसी गरीब को पकड़ेंगे, उसको धन दे देंगे, देखेंगे क्या वो अमीर हुआ। तो ये जो हमने सैद्धांतिक बात को व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया तो इसको हम शामिल किसमें करेंगे? अर्थव्यवस्था में। यानी जब इन्हीं सिद्धांतों का हम व्यवहारिक रूप से प्रयोग करते हैं तो वो कहलाती है अर्थव्यवस्था। तो मेरे ख्याल से आपको यहां तक की जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे की हम चर्चा कर लेते हैं और अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। तो अब ये जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, यकीन मानिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। चलिए दोस्तों आगे की चर्चा हम करते हैं और यकीन मानिए कि जो हम आगे की बात करेंगे ये हमारी आने वाली जो परीक्षाएं हैं, चाहे राजस्व लेखपाल की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश की एसएससी की बात हो, मैं ये जो सेगमेंट लेकर के आया हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यकीन तौर पर मान लीजिए अगर आप पूरा अंत तक देखेंगे तो आपको परीक्षा में सवाल जरूर मिलेंगे। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में। देखिए वैसे तो जो अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। ये आपके सामने लिखा हुआ है। मगर अब जो है तकनीकी के जमाने में विज्ञान ने इतना ज्यादा चीजों को बढ़ा दिया है कि अब ये जो 3 क्षेत्र हुआ करते थे अब ये बढ़ करके हो गए हैं 5। तो हम आज इस वीडियो में 5 क्षेत्रों की बात करेंगे और सबसे पहले चलिए हम चर्चा कर लेते हैं प्राथमिक क्षेत्र की। देखिएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का मतलब होता है उत्पादन कि यानी कि जब कोई वस्तु सबसे पहले जहां से उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। यानी कि वो बिल्कुल क्रिएट हो रही है, इससे पहले
उस चीज का कोई अस्तित्व इस संसार में नहीं था, या अगर था भी तो किसी अन्य के रूप में, पदार्थ के रूप में या मैटर के रूप में। तो देखिएगा प्राथमिक क्षेत्र में हम चीजों को रखते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन आप समझते होंगे कि ऐसे संसाधन जो प्रकृति ने, नेचर ने हमको प्रदान किया है और उसमें मानव का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। जैसे कि संसार में आप पेड़ पौधे वगैरह देखते हैं, खैर अब तो अभियान चल रहा है कि पेड़ लगाइए जीवन बचाइए, मगर ये चीजें अगर देखी जाए तो ये हमको नेचर ने ही दिया है। और खेती बाड़ी वगैरह ये सब अब तो चीजें काफी ज्यादा परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन हमें दिया किसने है? नेचर ने ही प्रदान किया है। तो देखिएगा, तो इनमें हम शामिल करेंगे प्राकृतिक संसाधनों में उत्पादक के रूप में। अब उत्पाद कौन से होते हैं? अब जैसे कि हम पहला क्षेत्र ले लेते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कृषि एवं संबद्ध जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है। तो आप उत्तर क्या लगाएंगे दोस्तों? प्राथमिक क्षेत्र लगाएंगे, या ऐसे भी सवाल पूछ लेगा कि प्राथमिक क्षेत्र को एक अन्य नाम से जाना जाता है तो क्या बोलते हैं? तो कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, या सिर्फ और सिर्फ आप कृषि क्षेत्र भी इसमें बोल देते हैं। और जो हमारा एक बहुत ज्यादा एग्जाम में सवाल पूछ लेता है कि कभी कभी कुछ क्षेत्र दे देता है और पूछ लेता है एग्जाम में सवाल कि बताइए कि ये जो क्षेत्र हैं ये किस क्षेत्र में आएंगे। तो देखिएगा मैंने क्या कहा, उत्पादन वाली चीज आएंगी, कृषि, कृषि की जितनी भी गतिविधियां हैं तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। वानिकी, वानिकी यानी वन, वनों की सारी जो गतिविधियां आएंगी वो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। मत्स्य पालन, इसको कई लोग गलत कर देते हैं। तो देखिएगा जो मत्स्य पालन होता है नदियों में, तालाबों में, ये पूरा का पूरा जो आपका आएगा वो कृषि क्षेत्र में आएगा। और ये जो खनन क्षेत्र और उत्खनन क्षेत्र है जिसमें कोयला है या लोहा है, ये जो सारी चीजें हैं जो जमीन से निकाली जाती हैं, इनको भी हम प्राथमिक क्षेत्र में ही रखते हैं। तो मैं सोचता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, और ना समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को जरूर पूछिएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं द्वितीय क्षेत्र की। देखिए हमने क्या किया कि प्राथमिक क्षेत्र से चीजों को निकाला। सपोज करिए मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, हमने प्राथमिक क्षेत्र से कपास उत्पादित किया। अब डायरेक्टली हम कपास का प्रयोग जो है उससे कपड़े के रूप में तो नहीं कर सकते, तो हम कपास को क्या करेंगे, किसी फैक्ट्री में ले जाएंगे और उस फैक्ट्री से में क्या करेंगे, कपड़े को तैयार करेंगे। अब जो हमने उस कपड़े को तैयार कर लिया तो ये हमारा आ गया किसमें दोस्तों? द्वितीय क्षेत्र में आ गया, यानी औद्योगिक क्षेत्र में ये क्षेत्र हमारा आ गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमने कपास को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया और उससे हमने क्या तैयार किया, कपड़ा। तो जो हमने तैयार किया वो कपड़ा वो क्या आ गया, हमने उसका विनिर्माण किया या निर्माण किया और उसको हमने कपड़े के रूप में ढाल दिया। गैस जो है आपकी, जल है, ये सभी जो आपके आते हैं औद्योगिक क्षेत्र में आते हैं। और ये भी एग्जाम में सवाल पूछा गया है कि द्वितीय क्षेत्र को किसी अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप उत्तर क्या लगाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र। तो मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। और अब हम बात कर लेते हैं तृतीय क्षेत्र की। देखिए आपने कपास उत्पादित किया, कृषि क्षेत्र था, उससे कपड़ा तैयार किया, वो द्वितीय क्षेत्र था। लेकिन अब हमको उस कपड़े को खरीदना है मार्केट में जाकर के और उस कपड़े को पहनना है। तो जब आप उस कपड़े को पहनेंगे तो ये कहलाएगा आपका सेवा क्षेत्र। ये क्या कहलाएगा, सेवा क्षेत्र, यानी कि तृतीय क्षेत्र। तो चलिए अब हम इस तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा तृतीय क्षेत्र को सवाल पूछ लेता है किस अन्य नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो ये जाना जाता है सेवा क्षेत्र के नाम से। अब इसमें क्या करते हैं कि जो प्राथमिक क्षेत्र एवं द्वितीय क्षेत्र को अपनी सेवाएं देगा, यानी जो अभी तक चीजें प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र ने मेहनत करके तैयार की हैं उनको आराम भी तो चाहिए, तो उनको आराम देने का कार्य, सुविधाएं देने का कार्य कौन कर रहा है, सेवा क्षेत्र कर रहा है। कैसे, देखिए व्यापार। अब व्यापार तो होगा ही, कृषि क्षेत्र से इतनी ज्यादा उत्पादन चीजें हुई है, बेचना है, खरीदना है, सब करना है, तो किसमें शामिल करेंगे, व्यापार। होटल में लोक प्रशासन, परिवहन, संचार, भंडार, बैंकिंग, रियल एस्टेट, ये सारे क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं किसमें, सेवा क्षेत्र में। क्योंकि इनका हम क्या करते हैं, लाभ उठाते हैं, अपने जीवन को आराम बनाने के लिए इन सभी चीजों का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए इनको कहा गया है सेवा क्षेत्र। इसके बाद बात कर लेते हैं चतुर्थक क्षेत्र की। देखिए चतुर्थक और जो पांचवें क्षेत्र है ये आधुनिक विज्ञान की देन है, आधुनिक जमाने की देन है। इनका पहले अस्तित्व नहीं था मगर अब बहुत ज्यादा महत्व हो गया। तो चलिए एक एक लाइन इन क्षेत्रों पर भी बात कर लेते हैं।
देखिए जो चतुर्थ क्षेत्र होता है यह का ज्ञान क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, उसका प्रयोग लोगों को सेवाएं देने में करते हैं, वो किसी विशेष चीज का ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, तो इसका को क्या बोलेंगे, विशेष ज्ञान होते हैं। और ये किसी तकनीकी या कौशल के ज्ञानवान व्यक्ति होते हैं। शोध अनुसंधान जो होते हैं इनको भी इसमें हम शामिल करते हैं। और इसके बाद आ जाते हैं पंचम क्षेत्र के, तो इसमें उच्च किस्म की सेवाएं होती हैं, यानी कि बहुत सारे जो बड़ी चीजों के जो लोग हकदार होते हैं, जैसे कि मान लीजिए गूगल के जो बहुत बड़े वो थे सीईओ, सत्या नडेला का भी नाम सुनते हैं, सुंदर पिचाई का नाम भी सुनते हैं। तो ये लोग अपने क्षेत्र में बहुत ही बड़े ऊंचाई पर चले गए हैं, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं, बहुत ज्यादा तकनीकी से सक्षम लोग हैं, तो इनको इसमें शामिल किया जाता है। यानी गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स आते हैं जो अपने अपने उच्च विशेषकृत होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं। जैसे कि कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बहुत बड़े मिसाइल वैज्ञानिक थे, तो उनको हम किसमें रख सकते हैं, पंचम क्षेत्र में रख सकते हैं। यानी इन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली, इन्होंने बहुत ज्यादा एक ज्ञान अर्जित कर लिया जो किसी अन्य के पास नहीं था, यानी ये अपने क्षेत्र की विशेष कौशल वाले व्यक्ति थे। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, और मेरा फिर से आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में जो लोग पढ़ने वाले हैं उनको जरूर शेयर करिए, और आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए। यह हमारी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको पूरा परिचय दिया अर्थव्यवस्था का, और जो अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे उसमें हम इसी के जस्ट आगे की बात करेंगे। तो अब लगातार चैनल से जुड़े रहें, और रात में 8 बजे लाइव जरूर मुझसे जुड़े। आप सभी लोगों को पता है मैं क्वेश्चन आंसर सेशन रोज रात में 8 से 9 में लेकर के आ रहा हूँ, जिसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की चर्चा हम कर रहे हैं। तो चलिए अपनी इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, और आगे की वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।